सो हे गाइस, हम लोग नया वीडियो लेके आ चुके हैं जिसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं न्यूटन की कॉर्पस्कुलर थ्योरी एंड हाइजेंस का प्रिंसिपल। एंड इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन प्रूफ हुआ है जो हाइजेंस प्रिंसिपल से। तो पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि मैं इस वीडियो में क्या बताने वाला हूँ। तो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ न्यूटन कॉर्पस्कुलर थ्योरी क्या है, वो काम कैसे की थी, प्लस उसके एडवांटेजेस, प्लस उसके डिसएडवांटेजेस। और इसी तरह मैं हाइजीन्स प्रिंसिपल के भी हाइजीन्स प्रिंसिपल क्या था ये लिखवाने वाला हूँ, और उसके एडवांटेजेस और उसके डिसएडवांटेजेस। सो गाइस, अब हम लोग शुरू करते हैं न्यूटन की कॉर्पस्कुलर थ्योरी। सबसे पहले न्यूटन की कॉर्पस्कुलर थ्योरी थी क्या, तो पॉइंट नंबर वन। पॉइंट नंबर वन कि यह थ्योरी दी कब गई थी। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं कि ये थ्योरी कब दी गई थी। तो दिस थ्योरी was proposed by Sir Isaac Newton in यह थ्योरी सर आइजैक न्यूटन द्वारा 1675 में दी गई थी। अब इस थ्योरी के अनुसार उन्होंने कहा क्या था। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन उन्होंने कहा था कि लाइट रेज जो हैं, जो लाइट है वो टीनी पार्टिकल्स, लाइट इज मेड अप ऑफ टीनी पार्टिकल्स, छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी है, जिसको कॉर्पस्कल्स कहते हैं। कॉर्पस्कल्स, ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको याद रखिएगा। अकॉर्डिंग टू न्यूटन लाइट इज मेड अप ऑफ टीनी पार्टिकल्स विच इज कॉल्ड कॉर्पस्कल्स। इसके बाद उन्होंने क्या कहा था, इसके बाद उन्होंने कहा था कि लाइट रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ, इसके बाद उन्होंने दूसरा पॉइंट कहा था कि कॉर्पस्कल्स स्ट्रेट लाइन मोशन शो करते हैं, और हर स्ट्रेट लाइन मोशन शो करते हैं, और हर मीडियम में उसकी वेलोसिटी अलग अलग होती है, और उनके अनुसार हर मीडियम में लाइट की वेलोसिटी अलग होती है। और उनके अनुसार लाइट की वेलोसिटी डेंसर मीडियम में ज़्यादा होती है रेयरर मीडियम से। यही उनका बाद में जाके फेल्योर बना था दोस्तों। इसको मैं बॉक्स कर दे रहा हूँ, और जैसा कि आप जानते हैं जब मैं बॉक्स करता हूँ तो इसका मतलब है कि वो पॉइंट एक कंक्लूजन है। इसके बाद उन्होंने थर्ड कहा था कि डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट, लाइट के अलग अलग कलर के अलग अलग शेप और साइज होते हैं। जैसे डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट हैव डिफरेंट साइज एंड शेप ऑफ कॉर्पस्कल्स। उन्होंने कहा था कि हर कलर ऑफ लाइट के कॉर्पस्कल्स हर शेप और हर साइज के होते हैं। यही था दोस्तों न्यूटन की कॉर्पस्कुलर थ्योरी। अब हम आ जाते हैं न्यूटन की कॉर्पस्कुलर थ्योरी के एडवांटेजेस पे। एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस, ये दोनों आज हम बता देते हैं आपको। बहुत ही साफ इनके जो फेल्योर्स हैं वो दिखते हैं। सबसे पहले एडवांटेज था इन्होंने कि इन्होंने रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट को बता दिया था। दूसरा इनका सबसे मेन जो था वो था कि इन्होंने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को प्रूफ कर दिया था।
उसके बाद थर्ड है कि उन्होंने रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट भी प्रूफ कर दिया था। और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट दोस्तों उन्होंने कैसे प्रूफ किया था, तो आइए हम देखते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट उन्होंने प्रूफ किया था कि ये जो कॉर्पस्कल्स हैं इनका इलास्टिक कोलिजन होता है किसी सरफेस से। इलास्टिक कोलिजन का मतलब ये जो कॉर्पस्कल्स थे इनका इलास्टिक कोलिजन, जहाँ जैसे इनको फेंका जाता है तो ये टकरा के उसी एंगल पे वापस चले जाते हैं जिस एंगल से इन्हें फेंका जाता है। और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इन्होंने शो किया था कि जब कॉर्पस्कल से एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाते हैं तो उनके अनुसार वेलोसिटी चेंज होती है उसकी, और इसके आसपास के जो मीडियम है ये इन कॉर्पस्कल्स पे एक फोर्स लगाते हैं जिसके कारण ये कॉर्पस्कल्स बैंड हो जाते हैं। ये उन्होंने प्रूफ किया। और वो क्या क्या प्रूफ नहीं कर पाए, तो दोस्तों तो आप जान ही रहे हैं ये उनकी थ्योरी फेलियर थी, बहुत बड़ी फेलियर थी, पर फिर भी हम लोग इसे पढ़ते हैं क्योंकि इस लाइन में इन्होंने पहला कदम उठाया था। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, जैसा कि YD80 में देखा गया था वही है। सेकंड, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट भी ये नहीं प्रूफ कर पाए थे। और थर्ड जो है वो है पोलराइजेशन ऑफ लाइट, पोलराइजेशन ऑफ लाइट भी नहीं प्रूफ कर पाएंगे, पोलराइजेशन ऑफ लाइट। तो ये थी दोस्तों पूरे न्यूटन की कॉर्पस्कुलर थ्योरी जो मैंने आपको शॉर्टली एंड ब्रीफली डिस्क्राइब कर दी है। अब अगर न्यूटन की कॉर्पस्कुलर थ्योरी आती है एग्जाम में तो आप यही लिखेंगे, और इसको लिखने के बाद आपको नंबर फुल ऑन फुल मिलेंगे, आपको कोई डाउट नहीं। बस इसको अपने लैंग्वेज में बहुत ही सुधार कर लिखिएगा। मैं यह काम आप पे छोड़ता हूँ इसलिए क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप लोग खुद से लिखें। जब खुद से लिखेंगे तो खुद सीखेंगे कि क्या लिख रहे हैं क्या नहीं लिख रहे हैं, ये सब आप खुद से सीख जाएंगे। और जब एक आदमी लिखना सीख जाता है तो इसका मतलब वो आधा एग्जाम वैसे ही पास हो चुका है, जब वो लिखना सीख चुका है। बस उसको कॉन्सेप्ट चाहिए, मैं आपको कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, आप लिखना सीखिए बस। तो अब हम लोग इनका फेल्योर जान लेते हैं, इनको फेल्योर किसने किया था। तो इन द ईयर, लिख लीजिए ये दूसरी चीज़ है, इसको इसमें मतलब इन द ईयर 1878, मेरे को शायद मालूम नहीं है, इसी ईयर में फोकॉल्ट एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने वेलोसिटी ऑफ लाइट रेयरर में ज़्यादा होती है प्रूफ कर दिया था, जिनके कारण की थ्योरी पूरी फेल हो गई थी। तो क्या क्या दोस्तों आप मुझे एक बात बताइए, 1675 में आई हुई थ्योरी 1878 में जाके गलत प्रूफ होती है, तो इसमें क्या कोई नया इस एरा में कोई थ्योरी नहीं आई थी? नहीं, थ्योरी इस एरा में आ चुकी थी बट उसे माना नहीं जा रहा था, क्योंकि ये जो आप नाम देख रहे हैं ना, ये इसमें इतना दम था कि उस थ्योरी में इतना दम नहीं हो पाया जितना इस नाम में दम था। तो आइए दोस्तों हम लोग उस थ्योरी को अब पढ़ते हैं जिसका नाम है हाइजीन्स प्रिंसिपल। तो दोस्तों मैं अपना डाटा क्लियर करने गया था तो उसमें मुझे मालूम चला कि ये 1878 नहीं है, ये 1850 है। मैंने आपसे जैसे बताया था कि ईयर मुझे में भी श्योर नहीं है, तो यही ईयर है 1850। यह थ्योरी लमसम 150 सालों तक ऐसी ही चली थी। तो दोस्तों अब हम जा रहे हैं हाइजीन्स प्रिंसिपल पढ़ने। तो हाइजीन्स प्रिंसिपल में हम लोग पढ़ेंगे कि यही थ्योरी थी क्या, एडवांटेज डिसएडवांटेज, और इसमें कुछ रूल्स भी हैं जो आपको जानने बहुत ज़रूरी हैं, एग्ज़ाम में बहुत इंपॉर्टेंट है वो रूल्स। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि ये थ्योरी थी क्या। तो सबसे पहले तो ये थ्योरी दी गई थी, आप लोग लिख लीजिए यहाँ पे 1678 में दी गई थी। ये ईयर याद रखिएगा दोस्तों, ये हो सके तो ऑब्जेक्टिव टाइप में यह आ सकता है। तो उसके बाद हम स्टार्ट करने जा रहे थे हाइजीन्स प्रिंसिपल। और अकॉर्डिंग टू हाइजीन्स प्रिंसिपल, हाइजीन्स के अनुसार, अकॉर्डिंग टू हाइजीन के अनुसार क्या था कि लाइट इज ए मैकेनिकल वेव विच रिक्वायर्स ए मीडियम। लाइट एक मैकेनिकल वेव है, और मैकेनिकल वेव क्या होती है, जिसको मीडियम चाहिए प्रोपोगेट करने के लिए। तो कुछ साइंटिस्ट ने इनको पूछा भी कि यहाँ से
पृथ्वी से सूर्य तक तो कोई मीडियम नहीं है, बीच वैक्यूम होता है। तो वैक्यूम में कैसे लाइट ट्रेवल करती है? जब उसको मैकेनिकल वेव है, उसको एक मीडियम चाहिए। और लाइट से लेके मतलब अर्थ से लेके सन तक तो कोई मीडियम है ही नहीं, वैक्यूम है, स्पेस है। तो इन्होंने कहा कि लाइट क्या ना, अर्थ और सन के बीच मीडियम है, उसका नाम है ईथर। ईथर्स थ्योरी का इन्होंने सहारा लिया दोस्तों। ईथर्स एक थ्योरी है। इस थ्योरी के अनुसार क्या होता है कि ए वेरी डाइल्यूट एंड हैवीली इलास्टिक मीडियम स्प्रेड एवरीवेयर इन स्पेस। तो यह एक मनगढ़ंत कहानी है कि ईथर नाम का एक कोई मीडियम है जो कि पूरे स्पेस में फैला हुआ है, और यह एक बहुत डाइल्यूट और बहुत ही इलास्टिक मीडियम होता है। दैट्स वाई लाइट की स्पीड इसमें, वेलोसिटी ऑफ लाइट एब्स्ट्रैक्ट नहीं होती है। तो ये था हाइजीन्स का प्रिंसिपल। हाइजीन्स के अनुसार इस प्रिंसिपल में था क्या? अब दोस्तों आप इसमें लिख सकते हैं कि कैसे इनकी थ्योरी ऑब्स्ट्रक्ट हुई थी, तो आप अपने लैंग्वेज के सहारे में लिख सकते हैं। तो हाँ, हम लोग क्या कह रहे थे कि एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस, दो कॉलम बना लीजिए। एडवांटेज में पहला कि इन्होंने प्रूफ कर दिया था रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट, रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। दूसरा, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, मतलब कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के लॉ प्रूफ कर दिए थे, एंगल आई बराबर एंगल आर। तीसरा, इन्होंने लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन भी प्रूफ कर दिया, मतलब रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को भी बता दिया अपने थ्योरी से, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू कांस्टेंट सी, कांस्टेंट। चौथा, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, इन्होंने इंटरफेरेंस का फिनोमिना भी बता दिया। और उसके बाद था पांचवा, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो इन्होंने सब कुछ ऑलमोस्ट बता दिया था, बट इनका फेल्योर क्या रह गया? पोलराइजेशन, क्योंकि पोलराइजेशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की प्रॉपर्टी है। तो इन्होंने पोलराइजेशन को नहीं डिस्क्राइब कर पाए अपने फिनोमिना से, इसलिए इनकी थ्योरी फेल्योर मानी गई। फेल्योर नहीं मानी गई, कई हद तक चली, बट जब पोलराइजेशन का फिनोमिना आया तब इनको भी गलत मान लिया गया कि ये भी कुछ गलत थे। तो अब हम लोग इसके बाद पढ़ने जाएंगे कि इनके कुछ इम्पोर्टेंट रूल्स, हाइजीन्स प्रिंसिपल के इम्पोर्टेंट रूल्स। तो पहला जो रूल है रूल्स, तो पहला रूल्स है दोस्तों वेव फ्रंट। अब ये वेव फ्रंट क्या होता है? तो अगर कोई पॉइंट सोर्स एस है, यहाँ से लाइट वेव्स निकल रही हैं। अब हम लोग लाइट रेज नहीं, लाइट वेव्स बोलेंगे। लाइट वेव्स निकल रही हैं, तो हर वेव का वो पॉइंट जो सेम फेज में वाइब्रेट करेगा, उन पॉइंट्स के लोकस को जोड़ने पे हमें वेव फ्रंट मिलेगा। तो द लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑन वेव्स प्रोड्यूस्ड बाय सिंगल सोर्स which are vibrating in same phase as called wave front। तो दोस्तों हम उसको वेव फ्रंट कहेंगे, और ये डिफिनीशन आप लोग जरूर याद कर लें, क्योंकि ये डिफिनीशन हर बार बोर्ड्स में पूछी जाती है। तो अगला है दोस्तों वेव फ्रंट के बाद दूसरा, टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट। वेव फ्रंट कितने प्रकार की होती हैं? तो हम लोग के सिलेबस में सिर्फ 3 वेव फ्रंट है। पहला प्लेन, दूसरा स्फेरिकल,
तीसरा सिलिंड्रिकल। तो जैसे आपके आपने दोस्तों देखा कि स्फेरिकल तो बनता है पॉइंट सोर्स से, पॉइंट सोर्स से स्फेरिकल बनता है। एक पॉइंट सोर्स है, वेव प्रोड्यूस किया, वेव फ्रंट बन गया। ठीक। प्लेन प्लेन वेव फ्रंट बनता है इन्फिनिटी लाइन से। जब कोई इन्फिनिटी से रेज आती हैं तो उन पे प्लेन वेव फ्रंट बनता है, कुछ ऐसा दिखता है प्लेन वेव फ्रंट। प्लेन वेव फ्रंट का मतलब उसके परपेंडिकुलर एक प्लेन, देखिए जैसे, जो कि उसको कट करे। और सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट बनता है सिंगल सोर्स से, सिंगल लाइन सोर्स से, सिंगल थिन लाइन सोर्स से सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट बनता है। जैसे कि एलईडी की स्ट्रिप्स हो गई, आप एलईडी की स्ट्रिप। थर्ड है दोस्तों, थर्ड रूल है इसका कि जब डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव में, सपोज करिए वेव ऐसे जा रही हैं, तो जो वेव फ्रंट बनता है वो हमेशा परपेंडिकुलर ऑफ वेव्स बनता है। डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द वेव फ्रंट। जैसे इसमें देख सकते हैं आप दोस्तों, ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन है और ये इसके परपेंडिकुलर ये बना है। जैसे ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन है, इसके परपेंडिकुलर बना है। जैसे ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन है और उसके परपेंडिकुलर बना है। अब फोर्थ रूल है दोस्तों कि अगर किसी भी वेव फ्रंट के जो पॉइंट्स हर एक पॉइंट, यहाँ का हर एक पॉइंट खुद में एक सेकेंडरी डिस्टर्बेंस है, वो खुद में एक वेव बनाएगा, खुद से ही एक वेव बनाएगा, जिनको सेकेंडरी वेवलेट्स कहेंगे। वेवलेट्स आप लोग वाईडीएस में देखे, जैसे वेवलेट्स जा रही थी तो यही वेवलेट्स थी जो कि प्रोड्यूस होके जा रही थी, प्रोपोगेट होके जा रही थी। और ये जिस स्पीड ऑफ वेव ये निकल रही है उसी स्पीड से वेवलेट्स भी प्रोपोगेट करेंगी। और पांचवा है कि अगर कोई वेवलेट्स पर अगर किसी वेवलेट्स पर कॉमन टेंजेंट ड्रॉ किया जाए, कॉमन टेंजेंट ड्रॉ किया जाए तो वो अगले सेकेंडरी वेव फ्रंट का डायरेक्शन बताएंगे। सो पहला क्या था हमारे पास, वेव फ्रंट। जो जैसे कि एक किसी पॉइंट सोर्स से वेव्स निकलती हैं तो वो पॉइंट्स जो कि सेम फेज में वाइब्रेट करते हैं उनका लोकस वेव फ्रंट कहलाता है। उसके बाद टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट, तो हम लोग पास प्लेन है, तो प्लेन कब बनता है, जब पैरेलल रेज से वेव ये बनता है। पॉइंट सोर्स से स्फेरिकल वेव फ्रंट बनता है। सिलिंड्रिकल बनता है सिंगल थिन वायर्ड कह सकते हैं, वायर सोर्स, और सिंगल थिन स्ट्रेट लाइन सोर्स से भी निकल सकता है। तीसरा क्या था कि क्या नाम है, प्रोपोगेशन ऑफ वेव और वेव फ्रंट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक। और उसके बाद क्या था कि हर वेव फ्रंट का हर एक पॉइंट खुद में एक सेकेंडरी डिस्टर्बेंस है और वो वेवलेट्स बनाएगा, खुद की सेकेंडरी वेवलेट्स बनाएगा। और इन वेवलेट्स की भी सेम स्पीड होगी जैसे कि वेव की स्पीड है। उसके बाद उन वेवलेट्स पर, ये फिगर अच्छा है, वो उन वेवलेट्स पर जो कॉमन टेंजेंट होगा वो हमें देगा एक नया वेव फ्रंट। सो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो हम लाने जा रहे हैं इसी का, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन प्रूफ करना, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बाय हाइजेंस प्रिंसिपल, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बाय हाइजेंस प्रिंसिपल। ये दोनों प्रूफ करेंगे क्योंकि ये बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हर साल इसमें से एक जरूर पूछा जाता है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन या लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बाय हाइजेंस प्रिंसिपल। क्योंकि हमारे 30% रिड्यूस सिलेबस में से रे ऑप्टिक्स का लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हट चुका है, तो मैं ये
सोच के चल रहा हूँ कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन तो ज़रूर ज़रूर पूछा जाएगा इन बोर्ड्स बाय हाइजीन्स प्रिंसिपल। सो आप लोग पढ़ाई करते रहिए, हमारे नोट्स को अपने शब्दों में कॉपी कीजिए, तब आपको आएगा। नहीं तो अगर मैं लिख दूंगा और आपको बता दूंगा तो उससे आपको कुछ नहीं आने वाला है। आप वही हो जाएगा कि जाएंगे पढ़ के यहाँ से, रास्ते में भूल जाएंगे, काम खत्म हो जाएगा। तो उससे नहीं, आप खुद से लिखिए, भले दो शब्द कम लिखेंगे, दो शब्द इधर उधर करेंगे, दो पन्ना खत्म करेंगे, बट आप खुद से लिखकर सीखेंगे। सो दोस्तों, पढ़ाई करते रहिए। अगर हमारा मोटिवेशन अच्छा लगा हो तो हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और खुद पढ़ने से कोई मतलब नहीं होता है, सबको साथ लेके पढ़ना होता है। तो सबको साथ लेके पढ़ने के लिए आप हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे आपके दोस्त और आप जिनको चाहते हैं कि वो पढ़ें वो भी पढ़ सकें। सो दोस्तों, मैं अगली वीडियो मिलता हूँ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लेके। थैंक यू।